बीएससी प्रथम वर्ष भौतिकी के विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो व्याख्यान में स्वागत है। हम पिछले कई दिनों से अपने फिजिक्स का तृतीय प्रश्न पत्र विद्युत चुंबकत्व का अध्ययन कर रहे हैं। मैंने बहुत प्रारंभ में आपको पाठ्यक्रम और परीक्षा पद्धति, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, उन सब की जानकारी दी हुई है। और मैंने ये भी कहा है कि हर विद्यार्थी के पास अपना पाठ्यक्रम और गत 5 वर्षों के प्रश्न पत्र होना चाहिए। उससे लाभ मिलेगा कि जब विद्यार्थी किसी टॉपिक का अध्ययन करता है तो उस पर परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे उनकी जानकारी कर सकेगा। हालांकि मैं अपनी ओर से भी ऐसा प्रयास कर रहा हूँ। आज का जो हम टॉपिक ले रहे हैं, मोमेंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आवेश वितरण का आघूर्ण, ये ऐसा टॉपिक है जिस पर थ्योरी में भी और इसके आधार पर अलग अलग प्रकार के परीक्षा में न्यूमेरिकल भी पूछे गए हैं। तो पहले हम थ्योरी को सीखने का प्रयास करते हैं, उसके पश्चात इस बिंदु से संबंधित जो भी अंकित प्रश्न होंगे उनकी जानकारी और उनका अध्ययन भी आपको कराएंगे। देखिएगा, मान लीजिएगा कोई आर्बिट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और कोई एक्सटर्नल पॉइंट पर हम पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए जो संपूर्ण निकाय है उसको छोटे छोटे आयतन अल्पांश में विभाजित कर लेते हैं। अनेक अल्पांशों में विभाजित कर लिया है। मान लीजिएगा एक अल्पांश है जिसका आयतन dB है और हम जानते हैं कि चार्ज डेंसिटी रो होती है। चार्ज डेंसिटी का अर्थ है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो चित्र में मैंने एक ऐसा आयतन अल्पांश dB से दिखाया है। जब चार्ज डेंसिटी रो है, उसका आयतन dB है, तो रो और dB का जो गुणनफल है वह इस आयतन अल्पांश में आवेश की मात्रा को देगा। मान लीजिएगा कि किसी निर्देश फ्रेम से O बिंदु से स्मॉल r दूरी पर यह अल्पांश है और z अक्ष पर जो पॉइंट है P, जो मूल बिंदु से r दूरी स्थित है, और आयतन अल्पांश से स्मॉल a दूरी है। इस पर हम विभव का मान निकालते हैं। तो ऐसा एक्सप्रेशन हमने आपको सिखाया हुआ है। इसमें जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन होगा वह एक्सप्रेशन कितना होगा, d फाई, है ना। पोटेंशियल का एक्सप्रेशन होता है मूलतः KQ/R। इसलिए d फाई इज इक्वल्स टू के का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है। रो डीबी किसके स्थान पर आ गया, Q के स्थान पर आ गया और A दूरी आ गई। ओके, अब आप आगे देखिएगा। जितने आवेशों के द्वारा P बिंदु पर विभव का मान निकालें तो सभी आयतन अल्पांश जितने भी हैं उन सब के द्वारा विभव का मान निकाला जाए और फिर P पर परिणामी विभव का समीकरण प्राप्त हो सकेगा। तो सबको जोड़ा जाए, अथवा जैसा हमने सिखाया है कैलकुलस में आपको कि दूसरा तरीका है उसका इंटीग्रल कर दिया जाए। तो हमने इंटीग्रल कर दिया और कुल परिणामी विभव हमको मिल गया है फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल d फाई, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन रो dB/A। और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 से मार्क किया है। अब आप पुनः इस डायग्राम पर आइएगा और इस डायग्राम की ज्योमेट्री से देखिएगा रिलेशन किस प्रकार से है। स्मॉल a स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2 RR cos थीटा।
तो इस संबंध से हमने 1/a का मान निकाल लिया और 1/a का मान निकाल करके हमने इसको सिंप्लीफाइड इस तरीके से लिखा है 1/r विद इन ब्रैकेट 1 प्लस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 2r बाई आर कॉस थीटा पावर -1/2। अब हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं और बाइनोमियल थ्योरम से हम जानते हैं 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वस टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 फैक्टोरियल 3 बाई एक्स क्यूब। तो बाइनोमियल थ्योरम का जो ये एक्सपेंशन है इसका प्रयोग किया और इस प्रयोग को करके हमने इस समीकरण का मान निकाला है और यह मान पोटेंशियल का फिर इस प्रकार से आ गया है। आप देखिएगा पोटेंशियल का समीकरण 2 में जो 1/a का मान है उसमें हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया और जब सब्स्टिट्यूट किया है तो समीकरण किस प्रकार की हो गई है देखिएगा 1/a इज इक्वल्स टू 1/r विद इन ब्रैकेट 1 माइनस 1/2 आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 2r कॉस थीटा बाई आर। इस प्रकार की एक समीकरण हमें मिल गई है। अब हम काम क्या कर रहे हैं, जो ये समीकरण मिली है हम इस समीकरण को 1/r की पावर सीरीज में लिख रहे हैं 1/r की पावर सीरीज में एक्सपेंड कर रहे हैं और जब हम पावर सीरीज में एक्सपेंड करते हैं 1/r की टर्म को फिल्टर करके तो हमें किस प्रकार के रिजल्ट मिल रहे हैं। फाई इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन विद इन ब्रैकेट 1/r इंटीग्रल रो डी बी प्लस 1/r स्क्वायर रो आर कॉस थीटा डी बी कह सकते हैं, डिटो कह सकते हैं, क्योंकि हम इसमें कई बार वॉल्यूम एलिमेंट को डिटो से भी लिखते हैं प्लस 1/r क्यू रो 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 आर स्क्वायर डी आर। अब हम थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करते हैं कि जो हमें ये समीकरण मिली है हम इस समीकरण में क्या मान रहे हैं कि मान लीजिए P0 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल रो डी बी। दूसरा सब्स्टिट्यूशन हम कर रहे हैं दूसरे इंटीग्रल के लिए P1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल रो आर कॉस थीटा डी बी और तीसरा सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हम P2 इंटीग्रल 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 आर स्क्वायर डी बी। इसको हमने PT का है। तो आप देखिएगा जो समीकरण 5 अपनी बन रही है वो P0 P1 P2 की बन रही है और वो किस प्रकार की बन गई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P0 बाई आर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन P1 बाई आर स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन P2 अपॉन आर क्यूब। और इस समीकरण को मैंने 5 तेज दिखाया है इसका मतलब हुआ कि आर्बिट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है किसी सिस्टम में, उसके कारण किसी बिंदु पर जेड अक्ष पर जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है वह पोटेंशियल का एक्सप्रेशन 1/r की पावर सीरीज के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अतः हमने लिखा है किसी निकाय में वितरित आवेशों के कारण किसी बिंदु पर जो विभव का मान है वह 1/r की घात श्रेणी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एक आध बार तो यह प्रश्न यहाँ पर आकर के ही बंद हो गया है, क्योंकि परीक्षा में हमको यही सिद्ध करने के लिए मिला कि सिद्ध करें वह बिंदु पर जो विभव का मान होगा वह विभव का मान निश्चित रूप से 1/r की पावर सीरीज के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा और इस प्रकार से वह क्वेश्चन यहाँ पर हल हो गया है। परंतु हम इस प्रश्न को और आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब इसमें जो ये P0 P1 P2 इस तरह की जो टर्म हैं बेसिकली ये मोनोपोल डाईपोल क्वाड्रपोल को रिप्रेजेंट करती हैं और हमें इससे फिर इन शब्द की व्याख्या करनी चाहिए तो इस मूल समीकरण जो 5 है जिसको मैं मास्टर इक्वेशन कह रहा हूँ, जरा हम इसको समझने का प्रयास करें। मान लीजिएगा P0 0 के बराबर नहीं है, अर्थात आवेश में P0 क्या है, टोटल चार्ज को बता रही है। तो इसका अर्थ हुआ कि कुल आवेश 0 नहीं है और मान लीजिए कैपिटल R डिस्टेंस का मान बहुत ज़्यादा है
तो हम इस 5 नंबर की समीकरण में जो हायर टर्म है उनको नेगलेक्ट कर सकते हैं और जो टर्म प्रभावी रह जाएगी वो पहली टर्म रह जाएगी, अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन P0/r। P0 का अर्थ है इंटीग्रल रो डी टी। इसका अर्थ क्या हुआ कि किसी आवेशित निकाय में अत्यधिक दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव का जो मान होगा वह मान P0 मान के बिंदु बल आवेश द्वारा समान दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव के बराबर होता है और इस कारण से हम इस टर्म को बोलते हैं मोनोपोल मूवमेंट। मोनोपोल मूवमेंट कहलाएगा। अब हम आगे इस पर व्याख्या करते हैं। मान लीजिए समीकरण नंबर 5 में P0 0 है। P0 0 है यानी मोनोपोल मूवमेंट 0 है। तब निश्चित रूप से इस समीकरण 5 में अगर P0 0 है तो पहला जो पद है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा वह P1 वाला होगा। अतः निकाय में कुल आवेश का मान शून्य होने के कारण जो R के अधिक मान है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण पद जो होगा वह पोटेंशियल का एक्सप्रेशन बनेगा B = 1/4 पाई एप्सिलॉन P1/r²। ध्यान रहे P1 बराबर है इंटीग्रल रो r cos थीटा dt। अब इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। डायग्राम पर पुनः लौटिए जो हमारा मूल डायग्राम है। मान लीजिएगा आणविक निकाय में उपस्थित यदि हम सभी आवेशों की दूरी r का बिंदु P की दिशा में घटक r cos थीटा को z लिखें। r cos थीटा को जो कंपोनेंट है हमने उसको z लिख दिया है। तो P1 का मान कितना हो गया रो z dt। अब आप इस डायग्राम को देखिएगा। मैंने एक डायग्राम बनाया है और इस डायग्राम में ऐसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया है जिसके लिए z या P1 0 नहीं है परंतु P0 0 है। तो क्या कहना चाह रहे हैं हम? धन और ऋण को हमने सेपरेट दिखाया है। P1 आणविक निकाय के लिए आवेश P की दिशा में आवेश के मूल बिंदु के सापेक्ष विस्थापन r cos थीटा के गुणनफलों के परिमाण को व्यक्त करता है। अतः जो समीकरण इस समय प्रभावी होगी, आप समीकरण 6 को देखिएगा। तो ये समीकरण जब आप 6 से देखेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि ये जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है B = 1/4 पाई एप्सिलॉन P1/r², मूलतः यह समीकरण डाइपोल के कारण जो किसी बिंदु पर विभव है उसके तुल्य है। यह समीकरण से आपको ये बात ध्यान में आ गई होगी। अतः हम निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं कि यदि P0 0 है तथा अर्थात कोई जो सिस्टम है उसमें P0 0 है तो ऐसे केस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलके डाइपोल की रचना करते हैं और P1 निकाय में उपस्थित पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश से डाइपोल के कारण हमें विद्युत जो पोटेंशियल मिलेगा वो द्विध्रुव आघूर्ण के z घटक के परिमाण को मिलेगा। तो इस केस में जब P0 0 है तब भी पॉजिटिव और नेगेटिव आवेश डाइपोल बना लेंगे और उसके कारण फिर हमें विभव मिलेगा। एक तीसरा केस और है जिस पर भी हमको विचार करना चाहिए कि यदि P0 और P1 दोनों 0 हैं तो इस प्रकार के आवेश निकाय में धन व ऋण आवेश बराबर मात्रा में होंगे। कुल आवेश की मात्रा 0 होगी लेकिन डाइपोल की रचना नहीं हो पाएगी और R के अत्यधिक मान होने के लिए जो अपनी मास्टर इक्वेशन नंबर 5 है उसमें तीसरा पद जो P2 से संबंधित है सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा और वह पोटेंशियल का एक्सप्रेशन 1/r³ के फॉर्म में आएगा जिसका मान होगा B = 1/4 पाई एप्सिलॉन P2/r³, जहाँ पर P2 का जो मान है वो इस प्रकार से हमने डिफाइन किया हुआ है। अब ये जो P2 का मान है ये z अक्ष के सापेक्ष क्वाड्रपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है बेसिकली।
और इस प्रकार से आवेश वितरण में निकाय के द्वारा विभव का मान r के साथ 1/r³ के समानुपाती परिवर्तित होता है। चित्र में मैंने आपको दिखाया है P0 और P1 दोनों 0 हैं, जबकि P2 0 नहीं है। कुल मिलाकर के निष्कर्ष के रूप में हम ये निकाल सकते हैं कि यदि आर्बिट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अनियमित रूप से आवेश वितरण है, तो आणविक निकाय को अनेक प्रकार कौन कौन से आवेशीय ध्रुव बन रहे हैं, मोनोपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट, क्वाड्रपोल मूवमेंट, इनके रूप में हम लिख सकते हैं। इसमें जो तीसरा पद हमको मिला है P2 का, यह बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वाड्रपोल मूवमेंट से हमें नाभिकीय संरचना और बलों के बारे में बहुत जानकारी मिलती है। ध्यान रहे, क्वाड्रपोल मूवमेंट कैपिटल Q का मान 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। देखिएगा, मान लीजिएगा क्वाड्रपोल मूवमेंट का मान 0 है, तो P2 की एक्सप्रेशन से आप देख सकते हैं कि उस केस में 3z² = r² होना चाहिए। इसका अर्थ हुआ 3z² = x² + y² + z² होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में नाभिक में आवेश वितरण यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, अर्थात आवेश वितरण गोलीय सममित रूप में होगा, जैसा कि मैंने इस चित्र में दिखाया है। अब हम दूसरे केस पर विचार करते हैं। दूसरा केस है, मान लीजिएगा 3z² > r²। अगर 3z² > r² है, तब z का मान x और y दोनों से बड़ा हो सकता है, और ऐसी स्थिति में जो आवेश वितरण है वह z दिशा में बढ़ जाएगा, अर्थात नाभिक की जो लंबाई है वो z दिशा में बढ़ जाएगी। और इस प्रकार का जो हमें आकृति मिलती है, हम इसको प्रोलोट स्फेरॉइड कहते हैं, और मैंने इसको इस प्रकार से दिखाया है। तीसरी स्थिति बनती है, जैसे हमने, आप देखिएगा 2-3 तरह से बात कर रहे थे कि जो P2 है वह P2 में 3z² r² हो गया, तो P2 = 0 हो गया। तो उस केस में जो संरचना बनेगी वो स्फेरिकल बन गई। द्वितीय केस था 3z² r² से बड़ा हो गया, तो प्रोलोट स्फेरॉइड हो गया। तीसरा विकल्प है कि मान लीजिए 3z² r² से कम हो जाए, तो उस केस में हम देखेंगे कि अगर ऐसा हो जाए तो z का मान x से अथवा z का मान y से कम हो सकता है, और फिर इस प्रकार का जो आवेश वितरण मिलेगा वह है ऑब्लेट स्फेरॉइड मिलेगा, जिसको मैंने इस चित्र में दिखाया है। तो हम नाभिकीय भौतिकी के अध्ययन में जो क्वाड्रपोल मूवमेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देता है, और उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि किस प्रकार की संरचना इसकी होगी। सामान्यतः कैपिटल Q का जो मान है वो बार्न में प्रदर्शित किया जाता है, और 1 बार्न = 10⁻⁻28 मीटर² होती है। मैंने आज आपको प्रिंसिपल ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझाया है। इसमें अनेक प्रश्न बनते हैं, जैसे कुछ जो प्रश्न बन रहे हैं मैं एक बार पुनः उन सबको आपको बतला देता हूँ। वह प्रश्न है कि आप सिद्ध करें निकाय में वितरित आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान 1/r की घात श्रेणी के रूप में सिद्ध किया जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न, मोनोपोल डाइपोल को समझाएं। तीसरा पोल बनता है क्वाड्रपोल की भौतिकीय विवेचना दें। चतुर्थ प्रश्न बनता है कि क्वाड्रपोल मूवमेंट से हम किस प्रकार से नाभिकीय संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये 4-5 प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इसमें बनते हैं। इस कार्य को करने के बाद कल हम इसमें जो प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं उनको आपको समझाएंगे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। धन्यवाद।